अस्सलाम वालेकुम। नुक्ता नज़र में खुशामदीद। मैं हूं हबीब अकरम और आज के प्रोग्राम में जो हम गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि हुकूमत को इस वक्त जो अपनी बका का मरहला दरपेश है, क्या हुकूमत उससे जामबर हो पाएगी और ये लड़ाई अपनी बका की जीत पाएगी। इसके साथ साथ नेटो हमले का जो मुअम्मा है वो अब तक सुलझ नहीं पा रहा और इस पर कौमी रद्द-ए-अमल और फिर कौमी रद्द-ए-अमल पर अमल दरामद का मरहला भी अब दरपेश है। और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी का नया स्टॉप, बल्कि जिसे मुस्तकिल स्टॉप कहा जाए कि तहरीक इंसाफ में उनकी शमूलियत, और फिर यह सवाल भी कि जलसा घोटकी में तो हो गया लेकिन उस धुआंधार तकरीर के बाद अब तक हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो खामोश क्यों हैं। और इन तमाम सवालों के जवाबात और इन पर गौर हम करेंगे मुजीब रहमान शामी साहब की मदद से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हुकूमत को जो कल से अब तक सिलसिला चल रहा है, गुज़श्ता 24 घंटे में पहले तो ये लग रहा था कि शायद हुकूमत एक रात की मेहमान है, क्या उस मरले से निकल चुकी है? आईसीयू से बाहर आ गया है ये सिस्टम? असल में बार बार आपको शुबा होता है कि ये आईसीयू में गई है, ये होती नहीं है, फिर आंखें खोल लेती है। लेकिन सर बहुत कुछ सेहतमंदी की हालत भी नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आज कहा भी है कि सिस्टम जो है वो तवाना है और जो लोग इसको देखते हैं कि भाई ये आज गया या कल गया, उनकी कोई उम्मीद खास पूरी नहीं होगी। तो गया वो जो मेमो गेट स्कैंडल जिसे फंदा बनाने की कोशिश की जा रही थी इस गवर्नमेंट का, अब पता नहीं किसका फंदा बनेगा क्या नहीं बनेगा। अब वो मैं तो वो जेम्स जोन्स साहब जो है ना, जिनके जरिए वो गया है जी, कासिद जो है, वो ईमेल किया है उन्होंने। यहाँ लोग पीछे पड़े हुए हैं कि वो जाके देके आए। हमारे को हकायक को पर नजर नहीं रखते। तो उनका मैं सुन रहा था उनकी गुफ्तगू, उन्होंने कहा ये जो पाकिस्तानी है, मेरा इनसे बड़ा गहरा राब्ता रहा है और मंसूर एजाज को भी मैं जानता हूँ। तो पाकिस्तानी जो हैं वो तो अपनी तबाही जो है उसकी खुद ही कोशिश में लगे हुए हैं उसकी और ये जो अपने हाथों अपना करना चाहते हैं वही कर रहे हैं। तो गोया हम तो एक वहमों पर, मफरूज़ों पर, गैर ज़िम्मेदाराना चीज़ों पर लगे हुए हैं, कवाली कर रहे हैं और हमें मज़ा आ रहा है। यानी ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक प्रोसेस है, उसमें हम लगे हुए हैं। अच्छा शम्स साहब, जो कल डेवलपमेंट हुई थी और जिस तेजी से हुई थी, आज नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मैंने तो कभी किसी को, मैंने तो गद्दार नहीं कहा और ना मैं कुछ ऐसा चाहता हूं। असल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब, उनकी जमात वो कौमी असम्बली में मौजूद है, सेनेट में मौजूद है और उनकी हुकूमत है उसी सिस्टम की वजह से पंजाब पर। तो वो असम्बलियों से इस्तीफा तो उन्होंने दिया नहीं और वहां जाके उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट पर मुझे एतबार नहीं रहा और एतमाद नहीं रहा, ये कोई काम करने के काबिल नहीं है। तो भाई जब आपने ये कहा तो फिर आज तक तो नारा था कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कहां गई? अब उसकी वजह से उन्होंने यहां कमीशन कायम कर दिया। अब हमारे लोग जो हैं दोनों तरफ बड़ा जोश है। डॉक्टर बाबर अवान साहब लगे हुए थे कल के जनाब और उनके मजलिस में कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां प्रोटोकॉल दिया और जनाब असले के साथ लोग दाखिल हो गए। आज उन्होंने इनकार किया रजिस्ट्रार ने और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ऑर्डनरी तरीके से आए और कोई असला लेके अंदर दाखिल नहीं हुआ। और फिर खबरदार भी किया है कि अदालत के मामले में जरा एहतियात करें और अदालत के मामले में हमें एहतियात करनी भी चाहिए। तो एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ हमारे पास दानिश्वर है, वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं भाई ये तो अटॉर्नी जनरल मान गए थे, उन्होंने कहा कमीशन बना दिया जाए। हालांकि आज जो फैसला तहरीरी तौर पर आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इसके हक में है कि तहकीकात हो, लेकिन पार्लियामानी कमेटी ये काम कर रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना दे, इसको कंसीड नहीं किया, लेकिन बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन। अच्छा शम्स साहब, अगर कल बाबर अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते और मामलात वहीं तक रहते तो क्या पाकिस्तान में कोई क्राइसिस था? क्या इसने बहुत दूर नहीं कर दिया दोनों पार्टी? बाबर अवान कैसे होते? वो तो ज़हीरुद्दीन बाबर अवान है, वो यानी मैन ऑफ क्राइसिस, मैन हु क्रिएट्स क्राइसिस। और फिर उनका तो ख्याल है कि नई सल्तनत के मौलिया की बुनियाद रख रहा हूं मैं। देखे वो तो एक जोशो जज्बा है उनका, उनके अपने तवाहमात हैं या ऑब्सेशन से कुछ कह लें आप, या उनके कोई गलत फहमी है या कुछ फहमी है और उनके जो मुखालफिन है वो अपने तौर पर लगे हुए। तो असल बात तो ये है कि जो प्रेसिडेंट का और जो हुसैन हक्कानी साहब का मामला जिस तरह वहां पहुंचा, तो अब आपको तो पता है कि हुसैन हक्कानी साहब को उन्होंने कहा कि आपने तो जाना नहीं है यहां से जी, वो और उसकी वजह से उनको वकील मिल गई है आज आसमा जहांगीर, जो कहते हैं मैं सिर्फ 4,000 रुपए फीस लूंगी नॉमिनल, वो भी कंपोजिंग वगैरह का खर्चा। और क्योंकि नोटिस के बगैर उनको रोक लिया गया, पाबंदी लगा दी गई, इसलिए अब मेरा दिल धड़क रहा है, मैं उनके साथ खड़ी होंगी। अच्छा शम्स साहब, ये जो अब देखिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत के ऊपर एतमाद, हुकूमत की किसी प्रोब के ऊपर क्या एतमाद होगा?
अगर वो कोई भी करता है, अगर वो कोई तहकीक करते हैं और कहते हैं जी हुसैन हक्कानी ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया और ये तमाम के तमाम लोग क्लियर हैं, क्या आप कोई एतमाद कर पाएगा हुकूमत पे? देखिए, वो तो रिपोर्ट आएगी ना, तहकीकात होगी, तब सारी रिपोर्ट आएगी, हकायक सामने आएंगे। अब अगर किसी शख्स की ये ख्वाहिश है कि गोली पहले ही मार दी जाए और जुर्म बाद में साबित किया जाए, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, सुप्रीम या जो इख्तलाफ करने वाले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से इख्तलाफ कर रहे हैं, उन पर उस पर तनकीद करते हैं, तो बाकी तो बात ही छोड़ दें। हमें अपने रवैयों को बदलना होगा, हमें हकायक के पीछे जाना होगा, हकायक की तलाश करना होगी। ये जो हमने एक हंगामा बर्पा किया हुआ है ना, इससे गुरेज करना होगा। अभी देखें, आपके जो हैं मंसूर एजाज साहब जी, इनके बारे में वो हमारे बेटे जो हैं उमर शामी साहब, वो किताब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मुझे दी कि न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर हैं एल्फ्रेंकन, ये उसके मुसन्निफ, उनकी किताब है लाइज एंड लायर्स। तो वो उनमें उन्होंने लिखा है इसमें कि ये जो मंसूर एजाज है, मैंने इसके बारे में जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे पुराने सैडी बर्गर, उनसे बात की, नेशनल सिक्योरिटी वालों से बात की, सबने कहा ये सूडान का पैगाम लेके आए थे कि जनाब उसामा बिन लादेन को हम हवाले करने को तैयार हैं। लेकिन जब वो सूडान से रब्ता किया, उन्होंने कहा हमने तो ऐसी बात नहीं की। तो उन्होंने कहा ये तो एक फ्रीलांस झूठे हैं और अपने कारोबार की फिक्र रहती है इनको। अब ये किताब, ठीक है, ये वहां, ये उनकी रेपुटेशन है। और इस ऐसा शख्स जो है, उसका एक खत जो है या एक डॉक्यूमेंट जो उससे मंसूब है, उसके पीछे लग के हमने पूरे मुल्क में कितना हंगामा पर पकड़। लेकिन शम्स साहब, ये शख्स एक हार्ड एविडेंस भी तो दे रहा है ना कि ब्लैकबेरी पे जो उसका हुसैन हक्कानी से राब्ता हुआ तो फिर भी हुसैन हक्कानी से राब्ता हुआ, तो आप इतने बड़े हंगामे की जरूरत क्या है? हुसैन हक्कानी से राब्ता, अब मैं आपसे राब्ता कर लिया मैंने, तो इसका मतलब यह जो मैं करूंगा आपकी जिम्मेदारी है। ये देखिए, हमें कोई, तो हम पूरी दुनिया में क्या हंगामा दे रहे हैं? हम पूरी दुनिया में यह पैगाम दे रहे हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट है और हमारी जो हुकूमत है, हमारी फौज जो है, वो एक दूसरे के दर पे है और हम कोई चीज सेटल नहीं होने देना चाहते। तो देखिए, हमें कुछ एहतियात के साथ काम करना होगा, तहकीकात करनी, तफ्तीश करनी, हकायक की तह तक पहुंचना, ये और बात है, हंगामा खड़ा कर देना। लेकिन शम्स साहब, जब एक दूसरे पे एतमाद ना हो तो किसी भी हवाले से, ठीक है, तो फिर किस पे हम कहेंगे कि ये जो तफ्तीश है ये कौन करे? देखिए, एतमाद तो करना पड़ेगा। एतमाद तो फिर तो मामला नहीं चल सकते। अगर हम एक मुल्क में रहते हुए इकट्ठे रहने को तैयार नहीं है, इकट्ठे चलने को तैयार नहीं है और इकट्ठा काम करने को तैयार है। अब देखते हैं हमारे सियासी लीडर कभी सुलह करते हैं, कभी लड़ाई करते हैं, कभी वो एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, कभी मुहिब्बे वतन समझते हैं, कभी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। ये रवैये तर्क करने होंगे। देखिए, इकट्ठा रहना है ना, मुल्क तो एक है, पाकिस्तान है हमारा, तो फिर हमें इसके अंदर कोई इत्तफाक के, इश्तराक के नुक्ते तलाश करने होंगे। अच्छा शामिद साहब, दो बातें चल रही हैं इस वक्त, दो इंफॉर्मेशन है, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक ये कि हुसैन हक्कानी अमेरिकन नेशनल है, उनके पास दोहरी शरीयत है। दो ये कि जो मंसूर एजाज ने किया है वो अपने मजहबी एतकादात की वजह से किया है, कि उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो एक खास मतलब मजहबी नुक्ता नज़र से ताल्लुक कादियानी है, साफ लफ्ज़ों में। देखिए, बात यह है कि जहां तक हुसैन हक्कानी साहब का ताल्लुक है, मेरी मालूमात की हद तक तो उनके पास डबल सिटीजनशिप नहीं है, वो पाकिस्तानी है, उनके पास एक ही शरीयत, और उन्होंने अमेरिकन शरीयत नहीं ली, जो शायद मिल सकती थी उनको, वहां जाके रहे हैं। तो ये बात मैं तो ऐसा समझता हूं, सुप्रीम कोर्ट में किसी वकील साहब ने ये सवाल उठाया है, वहां पता लग जाएगा। यानी तस्दीक किए बगैर चीजें जो हैं उनको फैलाना कोई अच्छी बात नहीं। और मंसूर एजाज के बारे में, मंसूर एजाज साहब देखिए, उनके बारे में भी शुबा पाया जाता है। अभी वो आबिद भट्ट साहब एक इंजीनियर है, उनका टेलीफोन आया था हमारे पिछले प्रोग्राम में, तो उन्होंने मुझे फिर फोन किया और वो क्लास फेलो हैं उनके वालिद साहब के। उन्होंने कहा ये कादियानी फिरके से ताल्लुक रखते, तो कोई हो, कादियानी हो गैर कादियानी, हम इससे कुछ नहीं लेना देना। मसला ये है कि जो बात हो रही है हम उस पर फोकस करें। और ये अब तो उनका जो मेमो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आ गया जनाब जी, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसके अंदर पूरा का पूरा दर्ज हो गया, हर पिटीशन के अंदर दर्ज हो गया। तो ये तो एक ऐसी दस्तावेज बन गई है माशाल्लाह, जैसे को पता नहीं अलामी दस्तावेज हो जी। अच्छा शामिद साहब, इस क्राइसिस से हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं एक मुख्तसरन आपसे पूछूंगा, इस क्राइसिस से निकलने का कोई रास्ता है? दस्तूर की पाबंदी कौन कौन करे, नाम सब करे, सुप्रीम कोर्ट भी करे, अफवाज पाकिस्तान भी करे, सदर पाकिस्तान भी करे, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर भी करें, असेंबलियां भी करें, दस्तूर की रूह के मुताबिक अमल करें।
जी, अब हम गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद अगले मौजू पर, लेकिन आपको मैं जाते जाते अपना फ़ोन नंबर बता दूं। 04236368 पर आप कॉल कर सकते हैं और फिर आपके सवालात इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बनेंगे और हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू हम कर रहे हैं नेटो के हमले के मुहिम्मे पर और इस पर जो कौमी रद्द-ए-अमल हाल ही में जो आज ही शमसब जो बात हुई है कि वो कौमी सलामती कमेटी ने जो पार्लियामान की है उसने तौसीक कर दी है डीसीसी के सारे फैसलों की। तो क्या अब हम इसको फिर एक दफ़ा समझे कि वो वाइडर कंसेंसस डेवलप हो गए? हाँ बिल्कुल, ये कंसेंसस तो देखिए हमारे मुल्क में है। अब नेटो की सप्लाई बंद कर दी, ड्रोन हमले जो है वो भी बंद होने चाहिए। बोन में हमने कहा हम नहीं जाएंगे, अगरचे हमारे बॉस थे अमरीकी और जर्मन कह रहे हैं कि आइए आपको नुकसान हो जाएगा, आपकी मशवरा, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें अपने नुकसान की कोई परवाह नहीं, अब देखी जाएगी जो होगा। तो अब देखिए जी जी, अब आप एक ऐसे मरहले पर हैं जहां हमें कुछ ना कुछ अपना स्टैंड लेके वहां खड़े रहना है और फिर आगे देखिए रास्ता निकलेगा। ये जो हमला हुआ है ना, ये अजीब और गरीब हमला है अभी साहब। मैं तो क्योंकि जब हम जीएचक्यू में थे बार बार पूछते थे उनसे कि ये हमला इसकी वजह क्या है, ये हुआ क्यों है, कोई वजह बयान नहीं कर पाते थे। वो कहते थे ये हुआ है, 2 घंटे जारी रहा है, लेकिन क्या वजह है ये मालूम नहीं। और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन पे भी तैयार नहीं थे, कहते इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पहले का नतीजा निकला। दूसरी बात यह थी कि अमेरिका ने कहा हमारा एक एयरफोर्स का जनरल जो है इसकी तहकीकात करेगा अपने तौर पर, फिर हमें भी कोई अपना आदमी मुकर्रर करना चाहिए जो तहकीकात करे। देखे ना, अभी तो वर्जन है ना, जो दस्तेवाग थे अब एक तहकीकात करके रिपोर्ट आए क्यों हुआ हमला। देखिए अमेरिका का क्या फायदा था और हमारा क्या नुकसान था, और क्यों जब वो ओन ही नहीं कर रहे, वो कहते कि हमारा पाकिस्तान से हम तो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो क्या वजह है। आज देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी, उन्होंने कहा कि ये हमने पाकिस्तानी हुक्काम जो है फौजी उनसे क्लियरेंस के बाद वो भेजी है, एयर स्ट्राइक की है, और हमने उनसे पूछा था। अच्छा, जी, लेकिन वो क्लियरेंस अपने लिए दे देंगे कि हमारी बंदे मार जो आके। अब सुनिए, हमारी फौज ने कहा भाई क्लियरेंस तो आपने ये दूसरे इलाके के लिए मांगी थी, ठीक है, और आपने हमला यहां कर दिया। अब ये देखिए एक ऐसी गुंजाइश पैदा हो गई है कि बात कुछ कही गई और समझी कुछ गई हो। यानी वो जो बात क्लोज बजाहिर नजर आ रही थी अब उसमें नजर आ रहा है कि कोई रास्ता है। एक रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि देखिए ये जो तालिबान है वो दोनों तरफ से भेस बदल के कुछ काम कर सकते। आपको पता हमारे यहां हमले हुए हैं, अफगान फौजी जो हैं उनकी वर्दियां पहनी हुई जी, और कई जगह ऐसी वारदातें होती हैं पुलिस की वर्दियां पहनी होती हैं, और फायरिंग का तबादला तो आज भी हुआ है कुछ इसी तरह ना। ये जो चहमगोइयां हैं और ये जो कयास आ रही हैं वो तो जारी है पूरी दुनिया में कि हुआ क्या है, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हमने किया है और हम करेंगे, ये नहीं कहा। अच्छा शम्स साहब, जो क्यानी साहब ने कहा है, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक मरासला भेजा है कि जनाब आप ईंट का जवाब पत्थर से दें, जो भी आपको मारता है आप भी उसे उसी तरह मारें। बड़ी अच्छी बात है। हमें तो उन्होंने कहा था कि जो टेक्नोलॉजिकली हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, और कम्युनिकेशन गैप हो गया इसलिए हमला नहीं हो सका, एयरफोर्स नहीं जा सकी। तो अब अगर दोबारा हमला हो और कम्युनिकेशन टूट जाए तो फिर क्या होगा। देखिए असल में लड़ाई को बढ़ाना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। अब गार्डियन ने आज एक बात लिखी है जो लंदन का बड़ा मौकर अखबार है, उसने कहा कि अब पाकिस्तानी फौज सरहदों की हिफाजत की तरफ चली जाएगी और जो दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से तवज्जो हट जाएगी। यानी पहले जो चौकियां थी वो दहशतगर्दों का पीछा करने के लिए थी। अच्छा, वो देखिए सरहदों की हिफाजत के लिए नहीं थी, क्योंकि यहां तो हमारे एलआई बैठे हुए हैं तो सरहदों को तो उनसे खतरा नहीं था, तो एट ईज थे लोग, ठीक है ना, और वो दहशतगर्दों पे नजर रखते थे। अच्छा, यही जीएचक्यू में भी कहा गया जी। तो अब नतीजा ये है कि अब जब सूरत हाल पैदा हुई है तो ये बड़ी जरूरी बात है कि नेटो की जो फोर्सेज हैं और पाकिस्तान के दरमियान ये जो बदएतमादी है इसे खत्म किया जाए जल्द अज जल्द। क्योंकि हम देखिए एक सरहद इतनी बड़ी हजारों किलोमीटर की, दूसरी जनाब इधर इंडिया की, तो हम कितनी सरहदों पे बैठेंगे। हमारा तो पूरा मुल्क सरहद है, हम तो एक बरामदे में बैठे हुए हैं। देखिए दो मुल्कों के साथ यक वक्त लड़ाई जो है, दोनों बहुत बड़े बड़े मुल्क। अब अमेरिका नहीं लड़ सका, इराक में पहुंचा, अफगानिस्तान में पहुंचा, जनाब अब सांस फूल रही है, तो और अब निकलने के बहाने तराश रहे। पाकिस्तान को ये लड़ाई को रोकना है, लड़ाई जीतने के लिए उसको रोकना जरूरी होता है। अच्छा शामी साहब, इस पूरी पॉलिसी में एक तो यह है कि हम नारा लगाएं जाग मर्द मुजाहिद और वक्त शहादत आ गया, और एक तो यह कैफियत है,
जिसकी तरफ लग रहा है, आपको नहीं लग रहा कि मामला जा रहे हैं? अब देखिए कि जिस तरफ अमेरिका के साथ हमारी तनाव का शिकार हुए, हमारी स्टॉक मार्केट धड़ाम धड़ाम गिरती चली जा रही है। उसका नतीजा होगा डॉलर जो है, आप देखिए कीमत जो है रुपए की गिर रही है जी, वो अप्रिशिएट कर रहा है डॉलर। देखिए हमें जंगी सूरत हाल पैदा नहीं करनी, इसको हमें अरेस्ट करना है और बातचीत के जरिए से मामलात को तय करना है और अपने अपने फैसले आप करने हैं। देखिए एक बुनियादी बात तो कर लीजिए ना, ये दौर लद गया, मुशर्रफ साहब का दौर खत्म हो गया, फौज की हुक्मरानी खत्म हो गई, जहां एक इशारे पर हर आदमी नाचने लगता है। अब ये जमहूरियत है, इसे बाकी रखना है ताकि चेक रहे, बैलेंस रहे। जमहूरियत की यही तो खूबी है। देखिए तुर्की जो है उसको उन्होंने $25 बिलियन ऑफर की थी, कहा जी आपके हम इलाके से गुजर के जाएंगे। उनकी हुकूमत की कुछ थोड़ी बहुत और फौज की नीयत भी बदल रही थी, लेकिन पार्लियामेंट का इजलास बुलाया, पार्लियामेंट ने कहा नहीं हम नहीं लेंगे पैसे $25 बिलियन और नहीं इजाजत दी। अच्छा शम्स साहब, एक ये भी कहा जा रहा है कि एक्चुअली हॉक्स का एक ग्रोह है गवर्नमेंट में भी, गवर्नमेंट के बाहर भी, मुख्तलिफ इदारों में भी। वो जो हॉक्स हैं वो कह रहे हैं कि आप अपने मौक़िफ़ को शदीद से शदीद करते चले जाएं और अल्टीमेटली जिसका नतीजा हॉस्टिलिटी निकलेगा। नहीं तो वहां भी तो हॉक्स है ना, अमेरिका में भी बैठे हुए, देखिए ना, एक तरफा थोड़ी है। आपको पता जो सर्वे आ रहे हैं, आप जो किए हैं सर्वे, एक पीओ का सर्वे आया था पाकिस्तान के बारे में, एक वहां पोल अभी हुआ है। अमेरिका में भी पाकिस्तान के बारे में राय अम्मा बड़ी खिलाफ हुई है। अमेरिकी जो हैं वो भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझने लगे हैं, उनकी बड़ी तादाद। और जो रिपब्लिकन पार्टी वाले थे ना वो ज्यादा समझ रहे हैं, वो 50% से जायद जो रिपब्लिकन पार्टी वाले हैं वो पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं, और डेमोक्रेट्स 47% है, और जो दोनों में नहीं है वो 45% है। तो बात यह है, और पाकिस्तान में भी, यानी डेमोक्रेट्स कंपैरेटिवली पाकिस्तान के करीब। हाँ जी, और ये अजीब बात है, यानी हिस्टोरिकली रिपब्लिकन हमारे करीब होते हैं। लेकिन अब जहां पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में जो पीओ का सर्वे आया है, अब 2009 में हुआ, 2010 में हुआ, 2011 में हुआ, तो कोई 69% पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका को अपने दुश्मन समझते हैं। लेकिन शाम साहब ये जज्बा कोई एक दिन में तो नहीं पैदा हुआ। मैंने कहा ना, ये हालात इतने खराब हो चुके हैं, दोनों मुल्कों के अवाम, पहले यह था कि अमेरिका की रायनामा कुछ और होती थी, हमारी रायनामा कुछ और होती थी। अब ये सूरत हाल को अरेस्ट करना है, ये ड्रोन अटैक्स को खत्म करना है, ये जो हमने एक तौके गुलामी अपने गले में डाल ली है ना, इसको खत्म करना है। ये कौम की नफ्सियात खराब हो रही है। हमने लड़ना नहीं है, हमने दुश्मनी नहीं करनी है, हमने सिर्फ अपने पांव पे खड़े होना है और जरा तमीज से कहना भाई साहब जरा हम भी देखिए आपकी तरह। लेकिन शामी साहब उनका तकाजा यह है कि आप हमें ड्रोन हमलों की इजाजत दे दें, हम आपके बूट्स ऑन ग्राउंड भी कर लें, और उनके जो वहां का मीडिया है जो सजेस्ट कर रहे हैं कि आप घुस जाएं। आज फरीद जकरिया का मजमून था, वो कहता है कि मतलब टेररिस्ट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में जो स्टेट स्पॉन्सर है, बल्कि उसने हमारी फौज के बारे में बड़ी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। तो इस माइंडसेट के साथ दोस्ती करें। ये भी इंडिया ओरिजिन क्या है ना, देखिए एक फर्ज जो होता है ना वो एक मुल्क नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में तरह तरह के माशाल्लाह परिंदे मौजूद हैं, यहाँ कब्बे भी हैं, चिड़िया भी है, बुलबुल भी है, कोयल भी है, उसी तरीके से वहां भी मौजूद है। किसी एक फर्द को एक मुल्क नहीं समझना चाहिए। मुल्क में मुख्तलिफ रुझानात होते हैं और फिर हमें अपने मफाद पे नजर रखनी है। हमारा देखिए अमेरिका की जो दुश्मनी है, चीन कितना बड़ा मुल्क है और अमेरिका से कितना उसका एक तसादुम भी होता है बाज़ औक़ात, लेकिन वो बोली नहीं बोलता, अपना काम करता है। हमें अपना काम करना चाहिए। तामीर खुदी कर, असरे आहे रसा देख, अपनी तामीर करें और अपनी तामीर पे नजर नहीं है। शोर वोगा से कभी कौमें बनी है, कभी हंगामा फसाद से कौमें बनी है। देखिए ऐसा नहीं होता, कौमों को मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन खून बहाने से कौमें अपनी जगह खड़ी होती हैं बाज़ औक़ात, लेकिन पसीना बहाना ज्यादा जरूरी है। शम्स साहब, जमात इस्लामी से लेके जमीयत उलमा इस्लाम तक एक एंटी अमेरिकन स्टांस है। पूरे का पूरा हमारा राइट जो है वो एंटी अमेरिकन समझा जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हम कुछ गुफ्तगू करने की कैफियत में हैं अमेरिका के साथ कि मीनिंगफुल कोई हम डिस्कशन कर सकें? जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम, इनको तो जमात इस्लामी का समझा जाता था ट्रेडिशनली अमेरिका की हामी है। ये अफगान जहाज तक तो ये अमेरिका के साथ थी, और अमेरिका के साथ हम सब पाकिस्तानियों के अच्छे ताल्लुकात थे। जब सोवियत यूनियन के खिलाफ हम अफगानों की मदद कर रहे थे, तो ये अब अमेरिका को भी गौर करना चाहिए ऐसा क्यों हुआ है और राइट के साथ उसके इतने इख्तलाफात क्यों पैदा हो गए।
और राइट भी देख लें, ये जो एक्सट्रीम राइट है उसके कितने वोट हैं मुल्क में। देखिए मॉडरेट राइट जो है वो भी एक बड़ी बड़ी ताकत रखता है, वही असल ताकत है पाकिस्तान में जी। तो बात ये हमें ये नहीं करना, हम क्यों इस चक्कर में मुब्तला होते हैं, या लड़ाई लड़ेंगे या सजदा करेंगे। मैं ना सजदा ना लड़ाई, आप बस अपनी ताकत, अपने अखराजात कम करें, ईमानदारी से काम करें, करप्शन खत्म करें, गवर्नेंस बेहतर करें। ये अमेरिका के कह रहा है आप हमें कि जनाब ये तुम इतने पैसे खाओ और ये रेंटल पावर में ये गड़बड़ करो और रेलवे का बेड़ा गर्क कर दो और पीआईए का बेड़ा गर्क कर दो और स्टील मिल का बेड़ा, ये अमेरिका है, अमेरिका ने कहा हमें नहीं, ये डेफिनेटली अमेरिका नहीं, ये तो हमारे अपने कारण, तो अपने अंदर भी तो नजर डाले ना जी। अपने आप को दुरुस्त करें, जमहूरियत को साफ सुथरा होना चाहिए। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हमने गुफ्तगू करनी है शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी, और आपको चलते चले अपना फोन नंबर बता दो 0423636810 पर आप कॉल कर सकते हैं। देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू है हमारी कि शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ में शामिल तो हो गए हैं लेकिन खामोश क्यों हैं। शाम साहब, जो जिस जलसे में ये शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान के साथ तशरीफ लाए उनकी पार्टी में, घोटकी में जी, घोटकी में, कुछ पुराना हो गया वैसे जी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो एक ऐसा ऊंट है जो इमरान खान के छोटे से खैमे में घुस के बैठ गया। अब नहीं, खैमा तो बहुत बड़ा हो गया, अब तो वो शामियाना हो गया बहुत बड़ा। तो ऊंट जो है, ऊंट आप उसके नीचे आएगा तो बकरी मालूम होगा। नहीं, लेकिन उस जलसे में तो उनकी जरा बॉडी लैंग्वेज आप याद करेंगे क्या थी। अब बात यह है कि इमरान खान, हमने तो पहले बता दिया था आपको कि तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं। देखिए इमरान खान जो है वो लीडरशिप तो उन्हीं की है ना, और वो ज्वाइन किया है, उन्होंने ऐलान किया ना कि मैं तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करता हूँ, यानी बैत की है उन्होंने इमरान खान के हाथ पर। हालांकि उनके मुरीद बड़े मौजूद थे और बड़े नारे भी लगा रहे थे, और वो मुरीद जो है उनको देख कर रुकू की हालत में चले जाते हैं, पता नहीं किस तरह की पट्टी पढ़ाई है उनको। और ये बड़ी अजीब बात है, ये जो मुरीद है ना, ये पीर पगाड़ा साहब के भी पड़े हैं वहाँ सिंध में, लेकिन वो कहते थे देखिए सर जो है वो पीर का, वोट बेनजीर का। अच्छा, यानी कि जो इनकी जमात को भी कुछ, इनकी जमात वोट, इनको वोट मिल जाएगा। के लिए वोट नहीं है उनके, पीरों के लिए जान हाजिर है। जो जमा जुत्था होता है वो आपको नजराना पेश कर देंगे, लेकिन ये वो सियासी कारकुन नहीं होते। देखिए वो है, वो तसव्वुफ के उसमें जकड़े हुए हैं और वो आपको रूहानी रहनुमा समझते हैं। वो कहते हैं ये हमारी दुनिया नहीं, दुनिया हम अपनी बनाएंगे, ये दीन हमारा बनाएंगे, वो आखिरत की बात है। तो गोया उस जलसे की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, वो जो सिंध में डेंट कहा जा रहा है, नहीं है। ये तो देखिए उन्होंने बहरहाल अपना का कट किया, और इमरान खान साहब को देखिए खास एक ड्रामाई अंदाज में वो शामिल हुए तहरीक इंसाफ में, कि इमरान खान साहब उनको दावत देने पहुंचे, और जब पहुंचे तो वो अपनी कुर्सी पे डट के बैठे रहे, और कोई उन्होंने इधर उधर नहीं देखा कि इमरान खान का इस्तकबाली करें, आगे बढ़ के भाई उनके जलसे में आए हैं। तो उन्होंने पूरा तासुर दिया कि वो कोई बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं, खुदा करे बन जाएं, लेकिन अभी देखिए अभी तो राह गुजर में है, कायदे मुकाम से गुजर। अच्छा, दूसरी तरफ अब इमरान खान के जैसे उनका जलसा बड़ा हुआ, उसी तरह एक इल्जामात की पहली किस्त जो है वो पीएमएलएन की तरफ से जारी कर दी गई। तो वो उनकी तरफ से पीएमएलएन के बारे में किस्त जारी, वो तो ब्रॉड सी बात करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो बिलखुसूस बात की गई है, नाम लेके वो दरखास्त भी निकाल लाए कि जी वो प्लॉट भी लिया था। और प्लॉट तो जो क्रिकेट के खिलाड़ी थे उनको प्लॉट मिले होंगे, इनको भी मिल गया होगा। वो हाथ से लिखी हुई दरखास्त से भी हो सकता है किसी ने लिखा दी, वल्लाह वाला हाथ से लिखी थी कि नहीं लिखी थी, ये तो मुझे मालूम नहीं है। वो तो यानी ये तो कुछ तहकीक तफ्तीश हो, लेकिन एक कनाल का प्लॉट था, वो क्या था, देने वाले से भी पूछा जाए ना, नवाज शरीफ साहब ने क्यों दिया, अगर नाजायज था तो, और जायज था तो अब जिक्र नहीं होना चाहिए। अब एक कनाल का प्लॉट किया गया तो यानी लाहौर में तो प्लॉट हजारों की तादाद में बटे हैं, बेवाओं को मिले, यतीमों को मिले, खिलाड़ियों को मिले, सियासतदानों को मिले, अखबार नवीसों को मिले। तो ये एक 1987 की बात बता रहे हैं ये जी। लेकिन एक और भी बात साथ कही जा रही है ना कि इन्होंने न सिर्फ एक प्लॉट लिया बल्कि 2 प्लॉट कहीं इधर उधर से भी मैनेज किए। नहीं इधर उधर मैनेज करेंगे। देखिए बात यह है कि जो उन्होंने खुद कहा था कि 2 प्लॉट वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनको मिले थे। अब वल्लाह आलम ये तीसरा है, या वो 2 अलग थे, या उनके अंदर का एक है, क्योंकि ये 87 की बात कर रहे हैं। ये इसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, फिर अब एक इल्जाम ये भी है कि सदके खैरात से जो चलाते हैं अपना हॉस्पिटल, वो बड़ी बड़ी तनख्वाहें अपने रिश्तेदारों में जा रही हैं, डायरेक्टर्स में जा रही हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए बात यह है कि जो सियासी मामलात है ना,
उनमें ये रफाही मामलात को नहीं लाना चाहिए। ये शौकत खानम का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जिसमें उनके कुछ अजीज भी शामिल हैं जिनकी अपनी कमिटमेंट है, वो एक पैसा तनख्वाह नहीं लेता उसमें से कोई आदमी, सारे एजाजी काम करते हैं। ये हमारे डॉक्टर परवेज हसन जो है वो 10 साल उसके बोर्ड पे रहे, एक पैसा नहीं लिया, अपने पास से खर्च करते हैं। तो ये जो लोग हैं बड़ी कमिटमेंट के साथ हैं, और ये अस्पताल जो है अपनी मिसाल आप है। तो बाकी सियासत अपनी करते रहे, इल्जाम लगाते रहे, लेकिन जहां कुछ सोच समझ के। लेकिन इमरान खान अपनी गवर्नेंस के एक सबूत के तौर पे तो हॉस्पिटल ही पेश करते हैं ना अपना। हाँ तो जाहिर है, तो वो है, वो तो है भी कि आप चली जाइए, आप अमीर हैं कि गरीब हैं, इलाज से पता नहीं चलेगा। यानी डॉक्टर को यह पता नहीं है कि आप क्या है, वो आपका इलाज ऐसे ही करेगा जैसे अमीर आदमी का किया जाता है। तो ये अच्छी मिसाल है, और इससे तो सबक लेना चाहिए। हुकूमत पंजाब जो है, यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, अगर उसके सारे अस्पताल उस तरह के हो जाए तो क्या बात है। ये नहीं, लेकिन ना मिसाल पेश करनी चाहिए ना, कि आप हुकूमत के अस्पतालों को दुरुस्त करें, आप हुकूमत के स्कूलों को दुरुस्त करें, फिर नमूना बना के दिखाएं लोगों के सामने। ये करने का अच्छा शाम साहब, एक तहरीक इंसाफ के हवाले से कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने बहुत शोर मचाया, करप्शन करप्शन करप्शन, और एक परसेप्शन बना दिया। लेकिन अब एक शाह महमूद कुरैशी ने तो नहीं मचाया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़े घिनौने इल्जाम लगाए बराह रास्त आसिफ अली जरदारी साहब पे। वो तो उनके बारे में प्रोग्राम के हवाले से लगाया ना जी, उन्होंने एडमी प्रोग्राम के हवाले से। हम समझते हैं कि एटमी प्रोग्राम भी गोया ये आपके गिलास की तरह है, ये जो हम जेब में डाल कर ले जाएगा, ये पेन है जो लटका के ले जाएगा। ये असल में ये सारी, ये भुट्टो साहब मरूम थे ना, उन्होंने कहा ताशकंद की बिल्ली, एक वो ताशकंद की बिल्ली निकाली उन्होंने, ताशकंद में जनाब ये हुआ, मुल्क को बेच दिया गया, मैं उसको दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा। लोग भुट्टो साहब रुखसत हो गए, उनकी बेटी साहबा रुखसत हो गई, उनकी बेगम साहबा रुखसत हो गई, और अभी तक मालूम नहीं हुआ ताशकंद की बिल्ली कहाँ है, वो बिल्ली नजर नहीं आई। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। शाह महमूद कुरैशी साहब देखिए, वो डिप्टी किस्म के भुट्टो, अगरचे ज्वाइन तो किया है उन्होंने इमरान खान को, लेकिन तेवर उनके सारे भुट्टो साहब की तरह के थे। अब भुट्टो साहब की भाई सिर्फ बिल्ली निकालने से या बिल्ला निकालने से तो आप भुट्टो नहीं बन जाते। अच्छा, लेकिन शाम साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है मेमो वाला, जिसने पूरी गवर्नमेंट को, पूरे पार्लियामेंट को अरेस्ट कर रखा है। इसके ऊपर ना इमरान खान बोल रहे हैं, इमरान खान ने एक ही कहा, चक्का मार के चले गए, बस चक्का मार के चले गए। अब वो नवाज शरीफ साहब उस गेंद से खेल रहे हैं, और वो मराकश चले गए और फिर दुबई चले गए। अगर होते यहां तो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में वही पेश हुए होते, तो उन्हें तो अल्लाह ताला ने इससे बचा लिया, मेरा ख्याल है जी। लेकिन इस मामले की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए एक पार्टी जो हुकूमत की दावेदार है, क्या उसको एक पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी? नहीं, पोजीशन तो ले चुके, अब तहकीकात होगी। देखिए बात क्या है, वो तो पार्लियामेंट में नहीं है, उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते कि हम तो पार्लियामेंट पर एतमाद नहीं करते, तो बात सचती थी जी। जो पार्लियामेंट में बैठे हुए भी हों और हुकूमत भी कर रहे हो, और वो जाके कहें पार्लियामेंट हमारे उस पर एतमाद नहीं है, वो बात सचती नहीं है। सच्ची बात तो ये है। एक ये तासुर इससे ये भी नहीं बनता कि वो चूंकि अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ जो इन्होंने इंग्लैंड में एक मुहिम चलाई थी, सबूत लेके गए, पुरानी हो गई बात। वो तो अब तो वो बैठे आपके जुल्फकार मिर्जा, जब से उनकी बेगम गई है ना, वो भी कुछ खामोश से हो गए। शायद मुहर्रम के असरात तो ये भी हो सकता है। लेकिन वो जो मजबूरी तौर पर जो इल्जामात है कि अपने इल्जामात को फॉलो नहीं करते, बहुत मेरा ख्याल जुल्फकार मिर्जा साहब जो है ना, उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, इमरान खान साहब जो, इमरान खान तो फिर देखिए ना, उन्होंने आप एक फदा में काम छोड़ दिया, उससे आप खेलते रहे, वो उस बच्चे जो है उनके बड़े हो जाते हैं इल्जामात के, फिर लोग उनके अपने अपनी जगह करते। वो मेरा ख्याल है कि जो मुहर्रम का महीना आया है ना, शाह महमूद कुरैशी की मसरूफियात भी जरा महदूद हुई है उसकी वजह से, और जुल्फकार मिर्जा साहब जो हैं, उनकी बेगम साहबा ने भी कुछ जाके उनके मुंह में कुछ चूसनी वगैरह दी है। अच्छा शाम साहब, एक जो मजमूई तासुर बन रहा था, एक ये बनाया जा रहा था कि जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, और जैसे वो अपने बाबर अवान साहब ने भी कल अपनी तकरीर में कहा था कि जो शाह महमूद कुरैशी की तकरीर है और बेनज़ीर के बयानात हैं, नवाज शरीफ के बयानात, इन दोनों को मिला के देखा जाए तो तब कहानी समझ में आती है। तो क्या ये इस पूरे ग्रैंड प्लान में इमरान खान भी कहीं हिस्सेदार है? नहीं, क्या मुझे तो पता नहीं, वो कहानी तो बाबर अवान साहब बताएं, क्योंकि लोग अब उन्होंने क्या चीज मलाई है और कहाँ मलाई है, दूध में पानी मिलाया या पानी में दूध मिलाया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो सदर आसिफ अली जरदारी पे इल्जामात है, जो नवाज शरीफ लगाते हैं, और जो आसिफ अली जरदारी साहब तो बेचारे जो है ना जी, वो बड़े नरम चारा हैं, क्योंकि वो सदर बन के बैठे हुए हैं। अब देखिए प्रोपेगेंडा इतना है कि अगर एक लफ्ज निकालूं मैं मुंह से, तो आप लोग जनाब शुरू हो जाएंगे ऐसे में,
जरदारी साहब की हिमायत कर रहे हैं। तो आप जनाब मुझे कहां फंसाना चाहते हैं? सब एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। 042363680102 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी शाह महमूद कुरैशी की शमूलियत पर। तो आप कह रहे थे शाह महमूद कुरैशी ने वो जो बात हो रही थी, बाबर अवान ने कहा था कि इल्ज़ामात बहुत शदीद लगाए हैं, इनको और नवाज शरीफ की बात को मिला के देखना चाहिए कि साजिश आसिफ अली जरदारी के खिलाफ है कोई जो कर रहा है। नहीं तो जब से वो ये जमहूरियत बहाल हुई है और अब तो एक एजेंडा क्या है, एक ही है, आसिफ अली जरदारी, मुखालिफिन का आसिफ अली जरदारी। अब वो काबू नहीं आ रहे अभी तक। उन्होंने भी, मैंने सुना है, बड़े पीर रखे हुए हैं, आमिल हैं, उनके भी जनाब तावीज़ गंडा चल रहा है, वो भी निकल रहे हैं हर मुश्किल से। और पता नहीं, खुदा मालूम कब तक निकलते चले जाएंगे। मुखालिफ भी लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं। ख्वाजा सलमान साहब है वाशिंगटन डीसी से, बहुत बड़ी जगह से कॉल आ गई है जी। ख्वाजा सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और शामी साहब आपको भी बचपन से आपको पढ़ते आ रहे हैं और शुक्रिया जनाब। सफर में हम भी आपके शामिल सफर हैं माशाअल्लाह। आप जमहूरियत की बात कर रहे थे, तो अल्लाह जाने कौन सी जमहूरियत है ये। क्या ईवान जो है जमहूरी अंदाज से चलाया जा रहा है? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, आप अपनी जमहूरियत की बात कर रहे हैं या हमारी जमहूरियत की? जी, अपने पाकिस्तान। मैं क्या अमेरिका की जमहूरियत की बात कर रहे हैं? नहीं शामी साहब। वो देखें भाई साहब, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, हमारी जैसे हम हैं वैसी हमारी जमहूरियत है। बेचारी लूली लंगड़ी छुई मुई सी, कभी बहाल होती है, कभी मरती है, कभी जीती है। तो थोड़ा सा इसको जरा टाइम दें, इंशाल्लाह ठीक होती जाएगी। जरा कोशिश करें मेरे साथ। हमारे सारे जमहूरियत पसंद आते तो अमेरिका से ही है ना, कभी कोई चीज लेके कभी कोई चीज लेके, तो वहां से ये चीजें भी ले आया करें। मैंने कहा उनकी जमहूरियत में भी ऐसे ही मसाइल होते रहते हैं। मिसेस परवेज है कराची से जी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस परवेज। जी मिसेस परवेज, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, बहुत खूब आ रही है। बहुत अच्छा अंदाज है आपका सवाल करने का। जी बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मगर शामी साहब से बहुत शिकायत है। हाँ जी, हुक्म करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। कल से मैं शिकायत करना चाह रही हूँ, मगर कल तो कॉल मिली नहीं थी। चलिए आज तो मिल गई। हाँ जी, बड़ा एजाज है, इतने बड़ी शख्सियत से बात हो रही है। मगर शिकायत ये है कि आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पीपल पार्टी को। मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं जमहूरियत को सपोर्ट कर रहा हूं। नहीं कहा। मैं ये चाहता हूं कि आप वोट के जरिए पीपल्स पार्टी को इख्तिदार से निकालें, इसे मजलूम बन के ना निकालें जी, ठीक है ना। तो इसलिए आप मजलूम बनने ना दें इसे, वोट के जरिए इसको जो कुछ करना चाहती है करे इसके साथ। लेकिन शम्स साहब, आप डेस्परेशन को भी नोट करें कि डेस्परेशन लोगों की इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि लोग कहते हैं कि किसी भी सूरत हम इस चेंज कर लें इस जगह को। नहीं तो फिर आ जाएंगे वो मजलूम बन के, फिर आपके वोट लेके आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? तो अभी 3.5 साल गुजार लिए हैं, 6 महीने साल और गुजार ले, परेशान ना हो, अपना वोट अच्छी तरह इस्तेमाल करें, फिर देखे क्या। लेकिन जो सवाल, अगर हम ये मशवरा देते हैं तो सवाल फौरी तौर पे ये आता है कि अगले 6 महीने साल में ये मुल्क के साथ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब से मैं पैदा हुआ हूं और होश संभाला है यही हो रहा है। या मुल्क के साथ क्या होगा? अयूब एंड पाकिस्तान कैनॉट गो टुगेदर, भुट्टो एंड पाकिस्तान कैनॉट गो टुगेदर, ज़ियाउल हक एंड पाकिस्तान कैनॉट गो टुगेदर। और फिर जनाब ये चमन यूं ही रहेगा और मोहम्मद सादिक साहब हैं कनाडा से, अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। मोहम्मद सादिक साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, हुक्म सर। कनाडा से बोल रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। शामी साहब से बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ। शामी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहाँ तो बड़ी सर्दी होगी। बड़े फैन है, आपको बहुत सुनाया, रोज सुनते हैं आपको। बहुत नवाजिश। सियासतदानों को तारीख का मुताले का मशवरा दें। सिर्फ आप गद्दाफी साहब को देख लें, अपने मिस्र वाले को देख लें, तुनिस वाले को देख लें, इनको बोलें कि इतनी दौलत कहाँ ये ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। हम तो इनको तारीख से सबक सीखें। हम तो इनको सबक पढ़ाते रहते हैं, खुद भी सीखते रहते हैं, इनको भी सिखाने की कोशिश करते हैं। हम सबको तारीख से सबक सीखना चाहिए। शामी साहब, पहले तो विलायत से कॉलें आ रही थी, अब विलायत साहब खुद विहाड़ी से कॉल कर रहे हैं। अच्छा, माशाअल्लाह जी विलायत साहब। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब मैं अर्ज कर रहा हूँ महल सी जिला बिहारी से। हाँ जी जनाब, मेरा सवाल, मैं तो पुराना कारियाँ आपको जिंदगी अदाकार मेलोकार उस जमाने का। बड़ी मेहरबानी है जनाब, आप सवाल फरमाएं। सवाल ये है कि पाकिस्तान में आपने कहा कि हर इदारा कानून पर अमल करें। कानून तो 2 है पाकिस्तान में, कई हैं बल्कि।
इस कानून पे लड़काने वालों के लिए अलग कानून है, लाहौर वालों के लिए अलग कानून है। किसके लिए? लाहौर वालों के लिए अलग कानून वो कह रहे हैं। नहीं नहीं, हम सबके लिए एक जैसा कानून करेंगे। हम खुद, आप लाहौर आ जाएं, यहाँ चंद दिन हमारे मेहमान रहे, आपको पता चलेगा कि जो मेलसिकी में कानून है वही लाहौर में चल रहा है। यानी कोई कानून नहीं है अल्लाह के फजल करम से। लेकिन वो जो बैड गवर्नेंस है वो तो अपनी जगह नहीं, गवर्नेंस तो को बेहतर, कुछ ना कुछ तो बेहतर है यार, ऐसी वो नहीं है। यानी बदनजमी जो है अपनी इंतहा पर नहीं है। जी, मुदस्सर साहब है कराची से। जी मुदस्सर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, मुदस्सर मीर बात कर रहे हैं, डुडियाल आजाद कश्मीर से। वाह वाह, अच्छा, हुक्म करें जनाब। शामी साहब, जिस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मेमो स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और खुद दलाइल दिए, इस पर मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। शामी साहब, मौजूदा पार्लियामेंट बिल्कुल गैर मौसर हो चुकी है। आप तो कश्मीर में है ना, पूरन आजाद अदिया का दरवाजा खटकाना पड़ा। नहीं, आप जरा गौर करें ना, आप तो आजाद कश्मीर में है ना, वहां तो असेंबली ठीक काम कर रही है क्या? चलो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, आपकी राय अपनी जगह है। नवाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे दलाइल दिए हैं, कभी मैं भी अपने मुकदमे में उन्हें वकील करूंगा। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की कोई पुरानी बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा वकील बनूंगा। वो उन्होंने वकालत पढ़नी शुरू की थी, मेरी तरह बीच में छोड़ दी। देखिए बात यह है, एक बात मुझे बड़ी पसंद आई है उनकी। उन्होंने जब आज उनसे सवाल किया गया, एयर मार्शल असगर खां जो दरखास्त दी है आपके खिलाफ, उसकी समाअत होनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं तो कहता हूं कि अदालतों को मुकदमे सुनने चाहिए, अदालतों में मुकदमे पेश होने चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे खिलाफ दरखास्त नहीं सुननी चाहिए। अहमद साहब है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब से मैं ये गुजारिश करने लगता था कि हमारे के भी जैसे वो खुद फरमाते हैं, मियां साहब कायद भी हैं हमारे पंजाब में, उनकी हुकूमत भी है, लेकिन एक जनरली ऑब्जर्व ये किया जाता है कि उनकी क़यादत या उनके जितने बड़े अकाबरीन हैं उनमें जो एक एरोगेंस का पहलू है वो पहले कभी भी नहीं था। शफकत का पहलू कम हो गया है, एरोगेंस बढ़ गई है। हाँ, ये देखिए बात यह है कि ये शिकायत यहाँ भी लोगों को पैदा होती है। बाज लोग जो है ना मुस्लिम लीग नून के बड़े तकब्बुर से गुफ्तगू करते हैं और उनके अंदर बड़ा एक जियालापन आ गया है जो पीपल्स पार्टी में कभी होता था। अब पीपल्स पार्टी में वो खत्म हो चुका है, उनमें आ गया है, तो बड़े टेढ़े तरीके से बात करते हैं। मेरा ख्याल है उनको भी गौर करना चाहिए, आपकी बात उन तक पहुंच जाएगी। वो यानी ये सिलसिला लीडर से शुरू हुआ है। नहीं, लीडर तो इतने मुतकबर नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो बड़े एक अपना नरम मजाज आदमी हैं और बड़े झुके हुए आदमी हैं, तो उनको तो नहीं आप कह सकते। शहबाज शरीफ साहब के यहाँ एक तुंदी तेजी है। जी, वो शहरयार साहब हैं कराची से हमारे साथ। जी शहरयार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शामी साहब से बात करनी थी, इनकी बातें बहुत अच्छी होती है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, हुजूर हुक्म करें। अच्छा, मुझे ये कहना था दो बातें। एक तो सर गुजारिश ये है कि बड़े अरसे से मैं कहना चाह रहा था कि आप लोग जैसे माशाल्लाह प्राइवेट चैनल लोग एंटरटेनमेंट से ज्यादा आप खबरों के चैनल को ज्यादा देखते हैं। गुजारिश ये है कि जब भी इलेक्शन हो तो एंटरटेनमेंट की बजाय आप लोग इस तरह मुतहरक करें लोगों को कि वो वोट डालने जाए। हम लोग घर पे फिल्में या प्रोग्राम देखने के अलावा और कोई काम नहीं करते। बड़ी अच्छी बात है। अभी देखिए, अभी जामिया अजहर के शेख ने यह फतवा दिया था कि वोट लाजमन डाला जाए और लोगों को कहा 70% लोगों ने वोट दिया है मिस्र में, तो वोट तो डालना चाहिए। अब मेरा ख्याल लोग नौजवान बड़े मुतहर्रक हैं, मेरा ख्याल है वोट डालेंगे लोग। और देखिए ऐसी फहरिस्तें बन रही हैं पहली बार जिनमें आपकी तस्वीर भी होगी। शमशाद साहब हैं गुजरांवाला से। जी अस्सलाम वालेकुम शमशाद साहब। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल है इमरान खान के मुतालिक। पूरी दुनिया में न्यूट्रल एम्पायर का किसी ने चर्चा नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम इमरान खान ने किया था कि न्यूट्रल एम्पायर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे मियां साहब जो है उन्होंने करप्शन का चर्चा किया है, तो मियां साहब भी करप्शन करते हैं। इन पे तो करप्शन के पहले भी इल्जाम कोर्ट में है, तो आप इसमें शामी साहब वजाहत कर दे जरा, ये क्या मसला है? नहीं, वो तो देखिए ऐसी बात है कि आप कोई अदारा बनाएं, अदालत में चले जाएं या कोई और अदारा बना ले, सारे इल्जामात वहां ले जाएं ताकि फैसला हो सके। एक कानून भी तो पेंडिंग है ना अभी तक। नहीं, अभी तो नैब तो काम कर रही है ना। जी, नैब तो इस वक्त अदारा काम कर रहा है। डॉक्टर कमाल साहब हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी हुक्म सर। मेरा नाम डॉक्टर कमाल मुस्तफा है, मैं सिंध से बात कर रहा हूँ। जी जी, कहाँ से? सिंध से बात कर रहे हैं। सिंध को जगह शहर नाम बता दीजिए। नाम है शहर का उमरकोट। जी उमरकोट। जी सर मेरी गुजारिश ये है कि जो मेमो के हवाले से है,
हाँ जी। और पिटीशन जो नवाज शरीफ ने दायर की है, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि जरदारी साहब पे आप जो भी इल्जाम लगाएं करप्शन के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, हमें कबूल है, लेकिन खुदा के वास्ते उन पर ये गद्दारी का जो इल्जाम है ये हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। ये बात आपकी दुरुस्त है। और दूसरी जी बात ये है कि यहाँ पकड़ी उछलती है, इसे मैखाना कहते हैं। यहाँ पे इस तरह के इल्जाम यहाँ लगते रहते हैं इल्जाम, बहुत से लगे हैं, ये इन इल्जामात की कोई अहमियत नहीं रही। अब शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और कुछ क्वेश्चन है फेसबुक पे भी जिनको हम आइंदा प्रोग्राम में डेफिनेटली शामिल करेंगे और आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आप देखते रहिए।